हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अपनी फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें गारंटी करे गए हैं, ये इस प्रकार से कैरेक्टराइज करे जाते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। नंबर वन, कुछ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए ही अवेलेबल हैं, जबकि जो दूसरे हैं वो सभी पर्सनस के लिए अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो नागरिक हों, चाहे फॉरेनर्स हों, या फिर लीगल पर्सनस हों। अब देखो, लाइक कॉरपोरेशंस और कंपनीज, यानी कि आपको आज एक फैक्ट मिल गया, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल में बहुत पूछे जाते हैं कि पॉलिटी के अंदर इनमें से क्या चीज लीगल पर्सन है। अब लोगों ने सोचा पर्सन तो मतलब वो सोचते हैं मतलब एक बंदा होगा या बंदी होगी बस। एक आज के बाद बस एक चीज याद रखना, कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी कंपनी या कोई भी एक्सवाइजेड फैक्ट्री, इंडस्ट्री, एमएनसी, ये सब कुछ लीगल पर्सन के अंदर आता है अगर वो प्रॉपर तरीके से पेपर वाइज रजिस्टर्ड है। अगर आपकी देश की टेरिटरी में, तो वो लीगल पर्सन है। पढ़ाऊंगा मैं से। तो एक प्रकार से जो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 12 एंड 13 क्या है, वो कुछ इसी से रिलेटेड है। अभी हम देखेंगे उसको, थोड़े आगे क्लास प्रोसीड करने तो चैप्टर की। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, बट उनको हर एक जगह पर क्वालिफाई करा गया है। क्वालिफाई मतलब इतनी रेखा है हर एक फंडामेंटल राइट की, इस मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट की कोई मर्यादा नहीं है, एक रेखा है निश्चित। यहां तक अगर आपका साइज इतना है तो आप इधर 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 अपने फंडामेंटल राइट्स को कहीं तक भी एंजॉय कर लो, यहां तक भी कर लो। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा ब्रीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रीच होने का मतलब है या तो किसी और पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, या आप एब्सोल्यूट तरीके से उसे एंजॉय कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो स्टेट है, जो नेशन स्टेट है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है इस पर। ये टर्म जरूर यूज कर कर आना, मैं इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं बच्चों की तरह, एक एक शब्द पे पेन रखते हुए। स्टेट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये वर्ड देखो, अगर मैं सिर्फ इतना ही मार्क करता है इसे, स्टेट इस पर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पाबंदियां लगा सकता है, ऐसा नहीं। भाई मौलिक अधिकार है, तुम मुझे रीजन भी तो दोगे ना। मुझे तो बताया गया था कि हवा में उड़ना है मौलिक अधिकारों को लेकर, रेडबुल की तरह है वो तो, इट विल गिव मी विंग्स। लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों? यानी कि स्टेट ना हर टाइम पर, हर प्रकार से और हमेशा उतनी डिग्री के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, लेकिन जब लगाती है तो उसका एक प्रॉपर एक पीछे लॉजिक होता है, एक रैशनल होता है, एक मॉरल एस्पेक्ट होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। किसी जगह पर कर्फ्यू इंपोज है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट टू फ्रीडम के अंदर जो राइट आता है, राइट टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मैं तो मूव करूंगा, मेरा तो मौलिक अधिकार है जी। तो भैया पावर दे रखी है फोर्सेस को कि गोली मार देना इसके पैर पे या इसको, अगर इस एरिया में देखे। फिर आपकी आत्मा सोचती रहेगी मुझे गोली क्यों लग गई, मेरे पास वो मौलिक अधिकार था, संविधान ने बेवकूफ़ बनाया, हमें काट दिया मेरा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज होती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स पे, वो हम देखेंगे कौन से फंडामेंटल राइट पे कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाउएवर ये रिस्ट्रिक्शंस, अब देख रहे हो ना, देखो इसी के ऊपर डिबेट शुरू हो गई। ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है भी या नहीं भी, ये डिसाइड कौन करता है? कोर्ट। यानी कि अगर सरकार ने किसी के राइट पर प्रतिबंध लगाया है जो कि उसके मौलिक अधिकार हैं, जो नॉर्मल राइट्स है उस पर लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन मौलिक अधिकारों पे अगर प्रतिबंध लगाया है या रोका है या उसकी डिग्री कम करी, उसका इम्पैक्ट कम करा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ये रीजनेबल है भी कि नहीं? सरकार का कोई कानून ऐसा तो नहीं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था, या फिर वो कानून जो था वो संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा था, जिसकी वजह से जनता के मौलिक अधिकार सफर हो या फिर डिग्री और इंटेंसिटी में कम हो जाए। ये कोर्ट डिसाइड करता है। और आप कहोगे कोर्ट डिसाइड कैसे करता है? तो याद रखना, थ्रू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, थ्रू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यानी कि
जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं सी सॉ की तरह बिटवीन राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल और पूरी सोसाइटी के राइट्स एज अ होल। एक तो इसके बीच में बैलेंस, दूसरा बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल। यानी कि स्टेट जो है वो सामाजिक कंट्रोल एक लगा सकती है जिससे इंडिविजुअल अपनी पूरी लिबर्टी 100% वो नहीं कर सकते। यानी कि बैलेंस क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी सुन के ही अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं भाई कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपको थोड़ा सा सामाजिक दायरे में रहना पड़ेगा। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, क्या सारे राइट अवेलेबल है मेरे पास, क्या अडवानी कल से मेरी, नहीं, सोसाइटी के राइट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सारी चीजें। ये तो अभी आपको एक मूवी का फ्लैशबैक दिखा रहा है, अभी आपको बहुत डिटेल चैप्टर है ये। ठीक है, ये सारे के सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये अवेलेबल हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। कि स्टेट जो है ना वो डेस्पोटिक ना बने, टायरेनिकल ना बने, अथॉरिटेरियन ना बने, क्रूएल ना बने, मन मर्जी के कोई भी कानून लेकर ना आ जाए और उसे इंप्लीमेंट ना करते, एग्जीक्यूट ना करते। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स स्टेट को विनाशकारी ना बनने देना है, इसके अगेंस्ट है। अब ये देख लो, ये ना बन जाए फिल्म्स की स्टेटमेंट तो नाम बदल देना मेरा। क्यों? लोग देखेंगे भाई एक्सट्रीम वर्ड्स, मुझे मेरे कोचिंग वालों ने सिखाया है जहां एक्सट्रीम वर्ड देखो वहां एलिमिनेट कर दो स्टेटमेंट को। बेटा सेंस तो समझ ले उसकी कि वो बोल क्या रहा है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। स्टेट जो है अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता उल्लंघन सारे। राइट टू इक्वलिटी, स्टेट क्यों छीनेगा इक्वलिटी भाई, फ्रीडम क्यों छीनेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये क्या राइट टू एक्सप्लॉयटेशन बन जाएगा स्टेट की साइड से, क्यों भाई। धर्म में इंटरफेयर करेगा स्टेट, मेरे कल्चरल एजुकेशन राइट्स में इंटरफेयर करेगा मेरे, और जो मुझे कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया तो मुझे जो रेट्स दे रखी हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, जिनको ये समझ में ना आया हो कि ये कौन सी मैगी मसाला का नाम भूल गए आप, ये अभी आपको आने वाले चैप्टर में इसमें समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नो एक्सपेक्टेशन कि आप पॉलिटी पहले से प्रिपेयर करके आए हो, लेकिन अगर नहीं जानते होगे ना तो इसमें ज़्यादा मज़े वाली बात है, क्योंकि आप दूसरों से ज़्यादा आगे जल्दी रॉकेट बन के निकल जाओगे। जो हल्की फुल्की पॉलिटी जानते हैं बल्कि वो लॉस में है, जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल फ्रेश है, वो ज़्यादा जल्दी आगे निकल जाएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर मेरे कोई भी मौलिक अधिकार ये 5 का उल्लंघन होता है तो मेरे को जो रेमेडीज गिवन है, जिसको अम्बेडकर जी ने बोला था, ये वाला फंडामेंटल राइट हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या स्टेट मुझे ये भी छीन लेगी कि मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता, क्यों भाई। तो इसका मतलब दिख रहा है ये तो है ही नहीं अब मौलिक अधिकार, तो इसका मतलब ये मुझे दिख रहा है कि नहीं यार, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट को कभी भी टायरेनिकल नहीं बनने देंगे, आर्बिट्रेरी नहीं बनने देंगे, डिक्टेटोरियल नहीं बनने देंगे, डेस्पोटिक रूल को इन्वाइट नहीं करेंगे, क्रूएल नहीं बनने देंगे, इंडिविजुअल की लिबर्टी का उल्लंघन हो, मौलिक अधिकार उनकी कम हो जाए, इंटेंसिटी उनकी कम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाउएवर सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, लेकिन कुछ कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब कौन होते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग। हमारे फंडामेंटल राइट का मतलब ये थोड़ी ना अब आपने लाइसेंस लेकर बंदूक रखी हुई है तो गुस्से में इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चला दोगे, या कोई कुत्ता भौंक रहा तो आपने उसके बंदूक मार दी। अब इसमें कोई जेल और वो तो होगी नहीं, मतलब मान लो सड़क के कुत्ते कोई मारी, लेकिन ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आपके पास अगर बहुत पैनी कोई अच्छी कुल्हाड़ी है या फिर आपके पास अच्छी मशीनरी है तो क्या आप साउथ इंडिया के जंगलों में जाके रेड सेंटर्स के पेड़ काटने लग जाओगे। यार यूपीएससी तो हो नहीं रहा और ट्रेडिंग के लिए पैसे चाहिए थे, तो यार 1-1 किलो की 2-2 करोड़ की लकड़ियां बिकती हैं, इसी को काट काट के ट्रेडिंग के लिए कम से कम पैसे जोड़ लूं यार। उसके बाद सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, ये वाली बात याद रखना, फिल्म्स के अंदर स्टेटमेंट बन सकती है। कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। अब नेगेटिव क्यों बोला जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। मिस रागनी, कोई भी फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव बोला गया है कि दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, ऐसा क्यों। तो आप बोलना स्टेट की अथॉरिटी पे लिमिटेशंस प्लेस करते हैं कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स।
अब जब लिमिटेशंस प्लेस करते हैं तो वो नेगेटिव है, और कुछ जो हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर। ये लोगों को सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस देते हैं, बल्कि उसको एक्सपेंड करते हैं उनके लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया को। यानी कि जहां पर कर्ब की कंट्रोल की बात हो, कर्बिंग प्लस कंट्रोलिंग, जहां इसकी बात हो तो फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं नेगेटिव। जहां पर लिबर्टी और फ्रीडम की बात हो तो फंडामेंटल राइट बन जाते हैं पॉजिटिव। जहां पर राइट्स का आइडिया एक्सपेंड हो मतलब, तो वहां पर पॉजिटिव बन जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। अगर ये वॉलेट हो जाए तो संविधान निर्माताओं ने अधिकार दे रखा है लोगों को, जनता को, कोई भी सेक्शन हो, कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी रीजन से आ रहा हो, किसी भी गली मोहल्ले से आ रहा हो, कि वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं एनफोर्स करवाने के लिए। और कोर्ट ऐसा भी नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। ये डिफेंड और गारंटी करे जाते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2015 या 14 में गलती से द हिंदू ने प्रेसिडेंट के बारे में एक चीज लिख दी थी। सॉरी, 2000 उसमें भी नहीं, मुझे याद है ये 2012 में द हिंदू ने लिखा था। 13 के कैंडिडेट्स थे वो, हाँ, जब उनको क्वेश्चन आया था 13 या 14 में ऐसा आया था, और 12 या 13 का द हिंदू अखबार का एडिटोरियल था। उसने लिख दिया था कि प्रेसिडेंट जो है वो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, नहीं सुप्रीम कोर्ट है। तो जो करंट अफेयर पे ज्यादा रिलाई करते हैं, उससे वर्ड टू वर्ड नोट्स बनाते थे, वो अच्छी तरह ठुके थे उस पेपर में। तो आप जानते हो हर साल ऐसे होते ही हैं 50 to 25 कैटेगरी के लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं, कि जो एक एक क्वेश्चन बस उनका डिसाइड करता है। उनके लिए वो लक्ष्मण रेखा वाला साल होता है कि ये ठीक हो गया तो वो मेंस लिखेंगे, वरना अगले साल फिर अपना मुंह काला कराने के लिए पहुंचेंगे सेंटर। Hence the aggrieved person can go to the Supreme Court डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है पार्टी जिसका फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हुआ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स। अब ये लाइन का मतलब क्या है, ये कई लोगों को समझ में नहीं आती इतनी टफ अंग्रेजी। डोंट वरी, मुझे भी नहीं आती थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसे। नॉर्मल केस में पता है क्या होता है, जैसे मतलब मान लो आपके ऊपर कोई या किसी भी पर्सन के ऊपर कोई सिविल या फिर कोई क्रिमिनल क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस उसने कमिट करा, पुलिस ने उसे अरेस्ट करा और 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट करा। तो जब भी कोई ऐसा पहला केस जब पहुंचता है, पहला ऑफेंस का केस जब भी कोई कोर्ट पे जाता है, तो हमेशा वो लोअर लेवल के कोर्ट पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली जाता है वो। अगर आप वहां की जजमेंट से, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से ना खुश हो, तो आप हाई कोर्ट में जाओ। अगर आप वहां से ना खुश हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। यहां तक कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इसका मतलब तो फिर केस चलते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने इतने सालों तक अटक जाते हैं, यानी कि पर्सन क्राइम करता रहेगा और केस तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लोअर लेवल का कोर्ट डिसाइड करता है कि ये केस में इतना दम है क्या कि ऊपर वाले कोर्ट में ये पर्सन जा सके और अपील कर सके। हर केस को लेकर नहीं, क्या आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि आपने किसी के 3 रुपए चोरी कर लिए थे, या आप फोन चोरी करके भागे थे किसी का, या बाइक में से किसी का पेट्रोल निकाल रहे थे, या ट्रैफिक लाइट आपने जम कर दी, कुछ भी कर दी, आपको नहीं तो मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस मैं तो नहीं भरूंगा पेनल्टी और फाइन वगैरह। यहां पर ऐसे केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको परमिशन नहीं देगा। आप ऐसा नहीं कि अंधाधुंध अपनी मर्जी से हाई कोर्ट जा सकते हो। केसेस की एक लिस्ट होती है पूरी प्रॉपर कि भैया दीज केसेस आर एलिजिबल, कि जिसमें पर्सन अगर लोअर कोर्ट की जजमेंट से ना खुश है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। हर केस नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट को ये सिखाया जाता है भाई साहब, जैसे अब मैंने अपने नीचे अगर कोई क्लर्क रख रखा है तो मैं यही तो बोलूंगा, यार देखो गिनी चुनी शक्लों को आने दिया करो अंदर, सबको मत आने दिया करो। इतना बेला टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं सबको एंटरटेन करते रहूं आधे आधे घंटे अपने चेंबर के अंदर बिठाकर। तो ये कुछ ऐसी चीज है। ये लाइन को आप दोबारा पढ़ो। पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, एग्रीड पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघन हुआ है, यानी कि जो विक्टिम है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहां पर जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट, उनकी अपील के अगेंस्ट आप अपील करते हो कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है,
तो हाई कोर्ट कहता है हाँ ठीक है जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको, आप चाहे लोअर कोर्ट चले जाओ कोई बात नहीं, आप लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले आपको हाई कोर्ट होकर आना है। वो तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग आपको वैसे बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ही कहता है देखो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है और जजेस की बड़ी सारी कुर्सियों की जो सीट है वो वैकेंट पड़ी हुई है, तो आप पहले एक बार हाई कोर्ट हो जाओ। लेकिन डायरेक्टली अगर हमारे पास आने तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सैक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है, चेंज हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं इसमें वक्त और हालातों के अनुसार। सैक्रोसेंट का वैसे मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कि पवित्र हो, जिसको छूना भी वर्जित हो, उसको बोलते हैं सैक्रोसेंट, जिसकी पवित्रता बरकरार हो, प्योरिटी नहीं, लेकिन इनको छुआ जा सकता है, इनको चेंज करा जा सकता है, इनको अमेंड करा जा सकता है। इसका याद करने का सिर्फ एक ही बढ़िया तरीका है, क्या? आप 7th फंडामेंटल राइट देख लो, राइट टू प्रॉपर्टी। हट गया कि नहीं हट गया? परमानेंट था क्या वो? नहीं। अगर परमानेंट होता तो हट कैसे गया? पार्लियामेंट जो है वो कटेल कर सकता है या हटा सकता है, यानी कि कटेल का मतलब ये होता है उसकी पावर को कम कर सकता है या पूरी की पूरी तरीके से उसको रिमूव कर सकता है। बट इसके लिए नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए पड़ती है। ये ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं हो सकता। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसा भी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो फिर आप आराम से ले आओगे, अगर आपकी पार्टी मजबूत है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, अगर आपके पास नंबर है तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना कौन सी बात है, कौन सी बड़ी बात है? मॉनसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन, जब तक इस सेशन बैठेंगे एक एक सेशन में तुम तो हजार हजार बिल पास करा दोगे ऐसे। एक एक सेशन में पता चला पूरे कॉन्स्टिट्यूशन और बल्कि होता जा रहा है, 1-1 लाख अमेंडमेंट हो रही है डेली। अगर तुम्हारे पास नंबर है तो तुम्हारे पार्टी के लोग थोड़ी ना विरोध करेंगे, और अपोजिशन 4-5 होंगे, मर्डर करवा दो उनका, आप बोलती बंद करा दो, उनके मुंह में मिर्ची भर दो और होंठ पे सिलाई कर दो, बोल ही ना पाए कुछ। सरकार भी कम थोड़ी ना होती है अगर उसके पास नंबर है तो। लेकिन जब ये चीज हो रही थी और सरकार को ऐसा लगा, जब ये टसल चल रहा था एक प्रकार से इंदिरा गांधी के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली थी कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मॉडिफाई, चेंज, अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, मौलिक अधिकारों को स्पेशली, लेकिन संविधान का इस प्रक्रिया में बेसिक स्ट्रक्चर वॉलेट नहीं होना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डोंट वरी, ये लक्ष्मीकांत का हमारा पहला यूनिट है, चैप्टर 11 के अंदर हमारा चैप्टर ही है, पूरे चैप्टर का नाम ही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इसको देखेंगे। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया था 2015 और 16 या 17, आई डोंट नो, IR कोयलो केस, कि ये कैसे पता नहीं अमेंडेबिलिटी को या फिर संविधान की प्रक्रिया को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कुल मिलाकर IR कोयलो केस के बारे में लिख रहा था। जब विजन में इसकी एनालिसिस हुई तो टीचर बोलते हैं कि हाँ मानते हैं इसका सोर्स गिवन नहीं है, लेकिन दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपको पता होना चाहिए था। सिमिलरली जैसे एलिलोपैथी का क्वेश्चन आया, कहते हैं कि सोर्स कोई नहीं था, कहीं लिखा नहीं हुआ था, कोई बुक नहीं बता सकती थी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये लाइन मुझ जैसे का कितना खून खौलाती है, कोई इमेजिन कर सकता है? पता तो फिर बहुत कुछ होना चाहिए था। मैं भी ऐसी 4-5 इन्वेंटेड गालियां सिखा सकता हूं जो कि तुम्हें पता होना चाहिए थे, तुम्हारे बाप को पता होना चाहिए, कि जो तुम्हारा बाप तुम्हें देता तो तुम शायद से ऐसी बातें ना करते। ये है आयर कोयलो केस। अब बॉस के ऊपर 100% रिलाई नहीं करना चाहिए और अपने आप से लड़ना नहीं चाहिए। लक्ष्मीकांत भी एक नंबर का आराम ज्यादा है। कैसे? इसका आई थिंक 4th एडिशन चल रहा था, तब तक तो कुछ जिक्र नहीं था इसका आयर कोयलो केस के बारे में। 5वां एडिशन आता है तो उसमें अपग्रेड कर देता है। जो मूर्ख बंदे बंदियां होते हैं करोल बाग में, जो सिर्फ चोंच से चोंच लड़ाने बैठते हैं और चाय की चुस्कियां गटकने बैठते हैं, वो इम्प्रेस लक्ष्मीकांत में गिवन था भाई। बेबी देख रही हो, लक्ष्मीकांत में गिवन था ये।
पेपर खत्म होने के बाद तो तुम भी अपनी बुक निकाल लो, जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन हो सकता है कल शाम को स्टार्ट करी हो, वो सारी चीज़ें जो अभी तक पूछी गई हैं वो सारा कंटेंट डाल दो। लोगों की साइकोलॉजी ऐसी तो छेड़ी जाती है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप मुझसे पूछोगे आप कहना क्या क्या चाहते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उस टाइम पर ना 12.5 नंबर के 20 क्वेश्चन आते थे, सारे क्वेश्चन के सेम मार्क्स होते थे, ठीक है। और क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कि लोग कहते थे कि क्वेश्चन रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, समझने में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसको एड्रेस करने में। सम क्वेश्चंस आर मेंट टू बी लेफ्ट, टाइम वेस्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, छोड़ो उसको, उसका टाइम बचाकर अपने पेपर को शादी के कार्ड की तरह सजा लो, अंडरलाइन कर दो एक दूसरे कलर के पेन से, अगर ब्लू में पेपर लिखा है तो ब्लैक से आप अंडरलाइन कर दो, अच्छे से बॉक्सेस बना दो हेडिंग वगैरह में। पर क्वेश्चन आधे आधे नंबर इससे ज़्यादा मिल जाएंगे, रेदर देन ब्लफ करना है ऐसे किसी क्वेश्चन के अंदर। लड़ना थोड़ी ना अपने आप से कि नहीं भाई फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन आया मैं तो करके ही रहूंगा, करके क्या रहूंगा, हरप्पा की 2600 साइटें कर लोगे सारे क्वेश्चन क्या। एट्थ, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब देश में आपातकालीन की स्थिति है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जा सकता है, एक्सेप्ट दो नहीं करे जा सकते जो कि इंदिरा गांधी जी ने करे थे इमरजेंसी के टाइम पे, आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फर्दर जो 6 राइट्स हैं जो कि गारंटी करे गए हैं बाय आर्टिकल 19, यानी कि वैसे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर भी दोस्तों याद रखना, ध्यान से सुन लो मेरी बात जिनको नहीं पता, आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये तो हट गया, और 6 ये वाला जो है ना राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्रकार के फ्रीडम्स गिवन है। अब पढ़ो ये क्या बोल रहा है, कहां गया पॉइंट। 6 राइट्स जो कि ग्रांटेड है अंडर आर्टिकल 19, यानी कि 6 प्रकार के जो फ्रीडम है, इनको भी सिर्फ तब सस्पेंड करा जा सकता है, सिर्फ तब जब इमरजेंसी डिक्लेयर है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, ना कि इंटरनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन इसके ग्राउंड्स पे नहीं। यानी कि 3 आर्टिकल होते हैं इमरजेंसी के, आर्टिकल 352 वॉर के लिए एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगती है जिसको कहते हैं इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, इंटरनल इमरजेंसी जब लगती है या फिर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, देश के अंदर कुछ स्थिति अगर ऐसी हो गई, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहां पर यह बोला गया है जो 6 राइट्स जो गिवन है आर्टिकल 19 के अंदर, 6 प्रकार के फ्रीडम, इसको भी सिर्फ तब सस्पेंड करा जा सकता है जब इमरजेंसी इस वाले आर्टिकल के ग्राउंड पे लगी हो, 352, ना कि 356 या 360। ये वाली बात याद रखना, अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। ये वाली बात समझ में आ गई ना सबको, फिर से समझाऊं क्या, बता दो, मैं जो बोल रहा हूं समझ गए ना ये वाली बात। मैं बता देता हूं, मेरे को पता था थोड़ा सा, तो वैसा है थोड़ा सा ये। देखो इमरजेंसी क्या होता है कि 3 ग्राउंड पे लगती है, जब इंडिया पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल या इंडिया चाइना का युद्ध हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी है, 352 का आर्टिकल लग जाता है। जब गवर्नर सेटिस्फाई है कि कहीं का सीएम या उसकी सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है कि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वो कोलैप्स हो गई और यहां पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। वो है इंटरनल इमरजेंसी। या इंटरनल इमरजेंसी के 2 नेचर होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होता है 356 और एक होता है 365। इसको अपोजिट इधर से इधर कर दो नंबरों को, 356 5 और 6 को इधर कर दो 365, ठीक है। एक लगती है ड्यू टू आर्म्ड रेबेलियन, कोई ग्रुप इकट्ठा हो गया कि इस एरिया को, इस रीजन को, इस गली मोहल्ले को कंट्री बना दो सेपरेट, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन शुरू हो गया। इस ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी लगती है ना, तो ये 6 जो राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर ये सस्पेंड नहीं होंगी, ये सस्पेंड सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 के आर्टिकल को यूज करके अगर इमरजेंसी लगी सिर्फ तब, ये बोलना चाह रहा है वो मिसबा, ठीक है। ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सस्पेंड सिर्फ यहां पर होंगे।
यानी कि सरकार अगर ये बोल रही है कि हमने आर्टिकल 356 को यूज कर 365 को यूज कर या 360 को यूज कर इमरजेंसी लगाई है, तो ये जो 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 जो गिवन है, 6 प्रकार के फ्रीडम, ये बिल्कुल भी नहीं छेड़े जाएंगे। ये छेड़े सिर्फ तब जा सकते हैं जब 352 वॉर हो गया, जब हमारा किसी कंट्री से, सिविल वॉर नहीं, वॉर, नॉर्मल वॉर तो वॉर होता है 2 कंट्रीज के बीच में, मिनिमम 2 कंट्री के बीच में, तब ये राइट सस्पेंड करे जा सकते हैं। एक बात यहां पर और बता देना चाहता हूं, वैसे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये लाइन के ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, एक बात मैं आपको बता रहा था ये कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, ये पहले ना जो टर्म था ना, इंदिरा गांधी जी ने जब ये इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी जब ये बोलकर लगाई थी, पता है क्या बोला था उन्होंने? तब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा रहता था, ये संविधान निर्माताओं से गलती हो गई थी, ये वाला टर्म लिखकर जो मैं लिखने जा रहा हूं, जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत प्रकार की निकल सकती है। क्या देखना, यहां पर पहले लिखा रहता था, आशमा और अशप्रीत आपको बहुत ध्यान से पता है, ये मैंने 12th में पढ़ाया था आपको, ये याद आया? अशप्रीत, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि गली में अगर हम हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, छत पे पार्टी कर रहे हैं, तो वो भी इंटरनल डिस्टरबेंस है। सरकार वहां भेज के अरेस्ट करवा लेगी या गोली चलवा देगी पिछवाड़े पे। इंटरनल डिस्टरबेंस मतलब क्या कि रोड पे खड़े होकर कोई लोग लड़ रहे हैं, चक्का जाम लगा हुआ है, तो वहां पर इमरजेंसी लगा दोगे उस एरिया में। तो बाद में इसको हटाया गया, इस टर्म को अमेंडमेंट करी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसकी जगह वर्ड डाला गया आर्म्ड रेबिलियन, कि जब तक हथियारों का इस्तेमाल होकर या फिर एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था चरमरा ना जाए, जहां पर मिलिट्री पुलिस प्रशासन को अपने हाथ सख्त करके बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट तरीके से उसको कंट्रोल करना पड़े, ऐसी स्थिति को, तब तक अगर वो आर्म्ड रेबिलियन, कुल मिलाकर आर्म्ड रेबिलियन का अगर वो रूप नहीं है, तब तक इंटरनल इमरजेंसी नहीं लग सकती है। पहले ये वर्ड था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जिस लीडर से, जिस ऑपोजिशन पार्टी से, या जहां जहां ऑपोजिशन पार्टी जिस जिस एरिया से ऑपरेट कर रही है, इंदिरा गांधी जी को दिक्कत लगी, लगा दो यहां पर इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है यहां पर। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट का जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड है बाय आर्टिकल 31A। यानी कि एक ये आर्टिकल 31A क्या होता है? सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी वगैरह को लेना, कुल मिलाकर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी के लिए प्रेशर मत डालना अपने दिमाग पर, ये तीनों चीजें होती हैं, एक पूरी तिकड़म है ये, 31A, 31B, 31C और 9th शेड्यूल। देखो ये चारों मिलेंगे आपको यहाँ पर। 31B सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस का वैलिडेट होना, जो कि 9th शेड्यूल के अंदर गिवन है। और आर्टिकल 31C ऐसे लॉस को इफेक्ट में लाना जिनकी वजह से डीपीएसपी को हवा मिल सके। यानी कि डिबेट चली थी, मैं अक्सर आपको बताता रहता था, हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कि एफआर ज्यादा बड़े हैं या फिर डीपीएसपी ज्यादा बड़े हैं। इंदिरा गांधी कहती थी फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहकर इस बात को सेटल करा था, कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और बल्कि तीन, ये ट्राइपॉड है एक प्रकार से। फंडामेंटल ड्यूटी भी, राइट्स के बिना ड्यूटी बेकार है। इसके पीछे कहानी है, डोंट वरी, हम पूरा इशू पढ़ेंगे कहानी क्या था, कहानी क्या थी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन है टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड दूसरी विभिन्न सर्विसेज, ये रिस्ट्रिक्टेड है और ये पार्लियामेंट के द्वारा एब्रोगेट करी जा सकती हैं। ये आर्टिकल 33 है, देख रहे हो, 32 तक बात खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने बताया था ना 33, 34 और 35, ये देखो अगले यही है, 33, 34 और 35, 34
और ये 35 अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख लो। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या है, एक बात मैं फिर से बताना चाहूँगा। 9th अगर अभी समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, उसके पीछे कहानी है। ये ऐसे सिर्फ यहाँ से कवर नहीं हो सकता, ये इसको अभी दिमाग में रहने दो अपने। अभी आपने टेक्स्ट देख लिया, अभी भूल जाओ इसको, 9th पॉइंट को भूल जाओ, 10th पे आओ डायरेक्टली। 9th हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे। 10th पॉइंट ये कह रहा है कि जो ऐसे कुछ, मतलब अब आप कहोगे कि ना मौलिक अधिकार सबके लिए हैं, सबके लिए, लेकिन अगर आप आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, सीबीआई, सीआईडी या किसी भी ऐसी खुफिया एजेंसी के अंदर अगर आप काम करते हो, या कोई भी ऐसी सर्विसेज के अंदर जहां पर इंफॉर्मेशन देना मतलब ऐसा कुछ हानिकारक हो सकता है देश के लिए, नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, पार्लियामेंट आपके सारे के सारे राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। आप हर जगह जा नहीं सकते, आप मीडिया में कोई भी बात आकर रख नहीं सकते, आप किसी को कोई बात बता नहीं सकते, आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसका बॉन्ड साइन होता है पूरा प्रॉपर कि आपका फोन निगरानी में रहेगा, आपका फोन ट्रेसेबल होगा। आप इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हो तो आप ये कहोगे नहीं मेरी यार ये तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, ये तो हमारे देश के संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट और वो है। आपकी आइडेंटिटी भी रिवील होना देश पे कितना खतरा पैदा कर सकती है, ये चीज को मद्देनजर रखते हुए जो पार्लियामेंट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इवन छीन भी सकता है। कभी आपने देखा है कि रॉ का कोई एजेंट मीडिया के सामने आ रहा है कि भारत सरकार की एक बेवकूफी की वजह से मुझे 8 साल पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा? कभी सुना है ऐसा किसी का इंटरव्यू? ये कभी भी सीआईडी वगैरह वाले आपने लोग आते हुए देखे हैं कभी टीवी में, या इनकी शक्ल? नहीं होता ऐसा, क्योंकि इनके जो राइट्स होते हैं इनको पहले ही समझा दिया जाता है कि देखो भाई, इफ यू आर इनटू दिस सर्विसेज ना, अगर आप किसी कंट्री के अंदर मारे भी जाते हो तो हम तो डिनाई कर देंगे कि हमारा नहीं था ये। और ये भी एक प्रकार से नेशनल सर्विस है। और इसके लिए मूवी देखो बैठ के रात को, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। उसके बाद इनकी जो एप्लीकेशन है, फंडामेंटल राइट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करी जाती है कि रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, जिस एरिया में मिलिट्री रूल है। जैसा कि एक आपने सुना होगा ना, अक्सर आसपास सुना है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर मिलिट्री रूल कहीं पर है, मार्शल लॉ अगर फोर्स में है, तो फंडामेंटल राइट्स जिस प्रकार से अप्लाई होते हैं उनमें अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकती है। धारा 144 आप आर्ग्यू करोगे, 1 साल हो गया अभी तक हटी नहीं रही है कश्मीर से, तो उधर जी आपको आंसर ये मिलेगा कि यहां पर अभी मिलिट्री रूल चल रहा है। सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी कि मिलिट्री जिस प्रकार से ऑपरेट करना चाहे इस रीजन को कर सकती है, क्योंकि ये टर्बुलेंस वाला ये रीजन है, ये यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 4-5 लोगों का हो हल्ला करते हुए वो विस्की वाइन ड्रम लेते हुए निकले हुए हैं, मोमो, हाजी हम तो मोमोज खाने निकले थे, आपको गोली मारी जा सकती है अगर आपकी ऐसी हरकतें हैं तो वहां पर। यानी कि ये एक लिमिटेशन है। ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है, ये वाली बात याद रखना। ये उन रीजन में जहां पर जो रीजन, जो गली मोहल्ले सरकार ने मिलिट्री के अंडर दे दिए हैं या किसी स्पेशल फोर्सेस के अंडर दे दिए हैं, वहां पर कहते हैं लोग मार्शल लॉ, मिलिट्री का लॉ ऑपरेट होता है वहां पर। अगर वहां पर डिक्लेरेशन दे दी गई है कि आपका वाईफाई नहीं चलेगा 1 हफ्ते तक, इंटरनेट सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी, व्हाट्सएप नहीं चलने वाला, आप 3-4 लोगों का ग्रुप बनाकर नहीं खड़े हो सकते, आप बालकनी में नहीं आ सकते, शाम को 6 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से माननी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में तो देखो लोग रात रात को अपनी बंदियों के साथ यार मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट, ये है आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 क्या लास्ट? मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सिबल। ज्यादातर फंडामेंटल राइट जो है वो डायरेक्टली एनफोर्सिबल है, वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। जबकि जो कुछ है वो एनफोर्स करे जाते हैं जब उनके लिए कानून बनता है। जब भी ऐसा कानून बनता है फंडामेंटल राइट्स को जहां पर एनफोर्स करना हो, आई रिपीट, जब भी मौलिक अधिकारों को पुश करना हो और जब ऐसा कोई भी कानून बनता है,
ऐसे कानून को सिर्फ और सिर्फ संसद भवन ही बना सकता है, विधानसभा विधान परिषद नहीं बना सकती है। क्यों ऐसा? अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों करा गया है? पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाता है तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडोमान निकोबार आइलैंड, 200 नॉटिकल माइल का एरिया और हवा में कुछ एरिया, मतलब पूरे भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया एज अ नेशनल टेरिटरी के रीजन में एप्लीकेबल होता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह पर, हवा के हिस्से में, पानी वाले हिस्से में। जबकि विधानसभा, जिस स्टेट की विधानसभा होती है, सिर्फ वो कानून वहीं तक लागू होता है, ताकि यूनिफॉर्मली वो कानून पार्लियामेंट बनाए और यूनिफॉर्मली देश के एक एक कोने के अंदर वो चीज लागू हो। ये चीज मेंटेन रहती है। लॉकडाउन की डेफिनेशन और उसके लिए डायरेक्शन, प्रधानमंत्री जितने बार भी आते थे तो टीवी पर आकर ये बोलते थे, प्रधानमंत्री के द्वारा ये वाली चीज बोली जाती थी, रेदर देन रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स। वो भी बोलते थे लेकिन प्रधानमंत्री के सब लोग पीछे पीछे चल रहे थे, ताकि यूनिफॉर्मली इस चीज को इंप्लीमेंट करा जा सके। आप ये नहीं बोल सकते नहीं थी हम तो यार, हमारे तो बीजेपी है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में लगाओ लॉकडाउन, हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले स्टेट्स में नहीं लगाएंगे। ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट का नेचर है। और आई थिंक अब आपको 32 तक तो हमारे नॉर्मल फंडामेंटल राइट होते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। 33 आपको पता लग गया, अगर आप किसी सीक्रेट एजेंसी, आर्म फोर्सेज वगैरह में काम करते हो, यू डू नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स उस क्वांटिटी में, इतने नहीं है जितने दूसरे सिटीजन के पास, नागरिकों के पास अवेलेबल है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी जॉब की नेचर को देखते हुए छीने भी जा सकते हैं आपसे। अब डिपेंड करता है कि भाई आप रॉ के एजेंट हो क्या हो। अगर किसी रीजन में, ये था 33, 34 क्या है, अगर किसी रीजन में मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल अगर इंपोज्ड है, जो कि नेशनल इमरजेंसी नहीं है लेकिन मिलिट्री रूल वहां पर चल रहा है, तो मिलिट्री अपने हिसाब से आपके मौलिक अधिकारों पर पाबंदियां, प्रतिबंध लगा सकती है। यह है 34। और 35 क्या है कि कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कानून बनता है, और वो कानून ये कहता है आर्टिकल 35, सिर्फ और सिर्फ देश में संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट बनाएगा, विधानसभा विधान परिषद नहीं बना सकती। सीएम के हाथ में नहीं है वो, प्रधानमंत्री, और उनके प्रधानमंत्री भी नहीं बोलना चाहिए, वो तो एग्जीक्यूट करेंगे। सांसदों के पास है ये पावर, विधायकों के पास नहीं है देश में ये पावर। ये भी निकल सकता है, इस लाइन से क्वेश्चन भी निकल सकता है कि देश में ऐसा करके दे सकते हैं आपको आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस आर करेक्ट। देश में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सिर्फ एमपीज ही कानून बना सकते हैं, दूसरी स्टेटमेंट एमएलए और एमएलसी नहीं बना सकते। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2, बोथ 1 and 2। सोचा करो ऐसे बैठ करके। और इसका लैंग्वेज क्या बन सकता है कि मैं पार्लियामेंट को कुछ और करके अगर बोल दूं, स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ और करके बोल दूं, क्या इसका मीनिंग कुछ और निकल सकता है? जो कि मीनिंग होगा सेम, लेकिन क्या एग्जामिनर खेल सकता है मेरी साइकोलॉजी से? यही तो बात होती है। आपको लगता होगा, पेपर उठाकर देख लो, पेपर के उठाकर देख लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम 2023 में, 24 में, 25 में, 28 तक भी देख लेना। हम लोग लवासना जाकर देखेंगे। मैं लवासना की बर्फों में जब बंदियों के साथ रोमांस कर रहा हूँ तब भी मैं देख लेना, जब उस टाइम पे प्रीलिम्स हुआ करेगा, कि ये चीजें फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, हड़प्पा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके ऊपर क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं, निकलते थे, निकलते हैं और निकलते ही रहेंगे लगातार। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इतने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और यूपीएससी को या किसी भी एग्जामिनर को अच्छी बात पता है, रश में कभी भी इंसान भागेगा तो दिमाग से 10 चीजें मिस होंगी पक्का। लोगों के अंदर कंपटीशन है भाई। मैंने लक्ष्मीकांत यूनिट 1 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ली। सिलेक्शन हुआ नहीं जी, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बस वो समझ में नहीं आ रहा यूपीएससी क्योंकि लक फैक्टर का गेम है। तो जिनका हो रहा है वो, उनका लक अच्छा है। वो जब पैदा हुए थे अच्छा सा हवन करवाया गया था उनके टाइम पे। मेरे माँ बाप ने शायद से नहीं करवाया, इसलिए शायद से मैं तो चपरासी बनकर रह जाऊंगा, कलेक्टर शायद से ना बन पाऊं। जब लोगों का सिलेक्शन नहीं होता और जब वो फेलियर जो होते हैं लोग, वो ऐसी बातें करते हैं, या तो एग्जामिनर को कोसते हैं या फिर अपनी परिस्थिति को कोसते हैं। हर चीज डुएबल है। जिनका हो रहा है भाई, हो रहा है वो छोड़ो। जितने लोग मेंस लिखते हैं और जो इंटरव्यू में पहुंचते हैं, चलो प्रीलिम्स में सब निकल गए, लेकिन ये 15,000 लोगों का लक फैक्टर होता है कि जो लोग मेंस लिख रहे हैं, सबका सब लक काम कर गया, किसी की कोई मेहनत नहीं है उसके पीछे। कभी भी याद रखना, कभी भी ये जो सरकारी एग्जाम होते हैं, लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से क्या हो जाता है, हर चीज पढ़ाई से नहीं होती लाइफ में।
तो भाई लाइफ में ना कभी कोई एक चीज बताता हूँ भाई साहब, लाइफ में कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कलेक्टर बन गया बिना पढ़े। और देश की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, सरकारी एग्जाम के थ्रू जहां तक पहुंच सकते हो, मतलब एग्जाम देकर अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री बनने के लिए लग चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए लग चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए लग चाहिए, कुछ भी करने के लिए लग चाहिए, सांसद विधायक जो भी बनना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अपनी मेहनत के बलबूते पर देश में टॉप की स्थिति क्या प्राप्त कर सकते हो, तो वो आप कलेक्टर बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो जी। उसके लिए लक नहीं चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। लेकिन मेहनत की डेफिनेशन आजकल बदल गई है कि मेहनत शांत दिमाग से करो, भागो मत, अपने सोशल मीडिया फोन को साइड रखकर ज्यादा टाइम दो। टाइम की किल्लत उसे ही होती है जो एक्सटर्नल चीजों में टाइम अपना वेस्ट करता है। जो अगर लगता है जिसको कि वो टाइम से पीछे भाग रहा है या बहुत पीछे रह के टाइम से, मेरा एक सिंपल सा रूल रहता है, अपना टाइम बढ़ा दो, कदम ज्यादा लंबे लंबे रखने लगो। लोगों के दिमाग में गलत धारणा क्या बनी हुई है, टाइम बढ़ाने का मतलब है तेज तेज पढ़ने लगो, जल्दी जल्दी पेज सटकाओ। तो फिर क्यों बैठे हो उसी कमरे के अंदर 6-6 साल से? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।